दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 22 अक्टूबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अक्टूबर को भागलपुर में पहली रैली करेंगे, जहां इसके लिए तैयारियां जोरों पर है। कोरोना महामारी के चलते प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन करने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी की रैली में मंच पर मौजूद रहने वाले अधिकारियों और नेताओं का कोरोना टेस्ट होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रधान सचिव ने निर्देश दिए हैं कि रैली स्थल के वीवीआईपी एरिया में तैनात सभी पुलिस अफसर और कर्मचारियों के साथ साथ पीएम मोदी के मंच साझा करने वाले लोगों की 2 बार कोरोना जांच होगी। इसके अलावा रैली में शामिल होने वाले सभी लोगों की कोरोना के लक्षण के आधार पर स्क्रीनिंग की जाएगी, जी हां, ताकि कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति रैली में शामिल ना हो सके। रैली में शामिल होने वाले सभी व्यक्तियों के हाथों को सैनिटाइज किया जाएगा। इसके लिए रैली स्थल के प्रवेश द्वार पर व्यवस्था की जाएगी। साथ में मास्क अनिवार्य होगा। इसके अलावा मंच बनाने वाले मजदूरों की भी कोरोना जांच की जाएगी। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उस समय असहज स्थिति का सामना करना पड़ा जब उनके एक चुनावी सभा में राजद समर्थकों ने अचानक लालू जिंदाबाद के नारे शुरू कर दिए। जी हां, इस दौरान नारेबाजी से भर के सीएम नीतीश कुमार ने लोगों को नसीहत देते हुए ऐसा नहीं करने को कहा है। उन्होंने इस दौरान कहा है कि आप जिसके लिए नारे लगा रहे हैं उससे उसका ही नुकसान होगा। सीएम नीतीश कुमार ने नारेबाजी करने वाले लोगों को झाड़ लगाते हुए कहा कि समाज में कभी भी इधर उधर की बात नहीं करनी चाहिए, हमेशा सच्चाई की बात करनी चाहिए। देख लो कितने लोगों ने मना कर दिया है, फिर भी नारेबाजी की जा रही है। साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने नारा लगा रहे लोगों से पूछा है कि कितने आदमी ने तुम लोगों को मना किया है, फिर भी तुम बीच में 10 आदमी ऐसा ही हल्ला कर रहे हो, ऐसा ही हल्ला करोगे। जी हां, सीएम नीतीश कुमार की सभा में लालू प्रसाद जिंदाबाद के नारे के बीच उनकी डांट का ये वीडियो वायरल हो रहे हैं। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के दिन करीब आ रहे हैं, वैसे ही राजनीतिक गलियारों में गहमागहमी बढ़ती ही जा रही है। जी हां, इस बीच लोक नीति CSDS ने एक ओपिनियन पोल जारी करके घोषणा की है कि इस बार बिहार की जनता का मूड कैसा है। जी हां, सर्वे में लोगों से पूछा गया है कि क्या बिहार में जेडीयू बीजेपी सरकार को एक और मौका मिलना चाहिए। इसके जवाब में 43% लोगों ने नहीं कहा है, जबकि 38% लोगों का जवाब हाँ में रहा है। जहां वह 19% लोगों ने इसे लेकर कोई राय नहीं बनाई है। ऐसे में कहा जा सकता है कि बिहार के लोगों का अब नीतीश कुमार पर भरोसा कम हो रहा है। जनता तेजस्वी यादव जैसे युवा चेहरे को एक मौका देने पर विचार कर रही है। जहां ये पोल 10 से 17 अक्टूबर के बीच किया गया है। सर्वे में लोगों से पूछा गया है कि मतदान करते समय आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या होगा। जवाब में विकास को 29% लोगों ने महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया है, जबकि 20% लोगों के लिए बेरोजगारी सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, जबकि 7% लोगों के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण मुद्दा रहा। 11% लोग इन्फ्लेशन और 6% लोगों ने गरीबी को महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया है। बिहार में इन दिनों सियासी बाजार गर्म है। हर तरफ विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही है। दिग्गज नेतागण चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन बिहार के चर्चित नेता लालू प्रसाद यादव इस चुनाव से गायब हैं, क्योंकि चारा घोटाले कोषागार से अवैध निकासी मामले में वे सजा काट रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया के जरिए वे अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करा रहे हैं, लेकिन इस बीच खबर आ रही है कि लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अवैध निकासी मामले में जमानत याचिका दायर की है। जी हाँ, आपको बता दूं कि चारा घोटाले मामले में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। जानकारी के मुताबिक लालू प्रसाद के वकील प्रभात कुमार ने झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। उनके वकील ने तर्क दिया है कि लालू प्रसाद ने आधी सजा काट ली है, लिहाजा वे अब उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। बताया जा रहा है कि आगामी 6 नवंबर को लालू प्रसाद की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। ऐसे में लालू परिवार में खुशी की लहर है, क्योंकि अगर इस बार लालू प्रसाद यादव को जमानत मिलती है तो वह जेल से बाहर आ जाएंगे। बिहार में कोरोना का कहर लगातार जारी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए अपडेट के अनुसार
आज राज्य में कोरोना के 1277 नए मरीज मिले हैं। जी हां, अन्य जिलों की बात करें तो पटना में आज भी कोरोना के 300 से अधिक नए मरीज मिले हैं। यहां कुल 309 नए मरीज मिले हैं। वहीं अन्य जिलों की बात किया जाए तो फिर अररिया में 38, भागलपुर में 35, भोजपुर में 34, पूर्वी चंपारण में 65, गया में 46, किशनगंज में 38, मधेपुरा में 41, मुजफ्फरपुर में 69, नालंदा में 60, पुणे में 53, सहरसा में 41 और सुपौल में 39 नए मरीज मिले हैं। जी हाँ, वहीं सबसे कम शिवहर में 2, जमुई में 9, दरभंगा में 5 और बक्सर में 4 मरीज मिले हैं। साथ ही आपको बता दूं कि बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 12,337 हो गई है। बिहार में दूसरे चरण की 94 सीटों के लिए नामांकन वापसी के बाद 1464 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। जी हां, दरौली में सबसे कम 4 और महाराजगंज में सबसे अधिक 27 उम्मीदवार मैदान में हैं। अपर मुख्य सचिव पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने मंगलवार को बताया कि 17 अक्टूबर को दूसरे चरण के नामांकन पत्रों की जांच के बाद 1510 उम्मीदवार चुनाव में शामिल थे। 46 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र वापस ले लिया है। वहीं तीसरे चरण की 78 विधानसभा सीटों के लिए मंगलवार को नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। तीसरे चरण के लिए कुल 884 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। जी हां, इसके साथ ही तीसरे चरण के साथ ही होने वाले वाल्मीकि नगर संसदीय उपचुनाव को लेकर अब तक 3 नामांकन पत्रों के दाखिल किए जाने की सूचना मिली है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव बस होने वाले हैं और इससे पहले सियासी पारा उफान पर है। आप देख भी रहे हैं। जी हां, एक तरफ बीजेपी और जेडीयू का गठजोड़ है तो वहीं दूसरी ओर आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन। उधर चिराग एलजेपी को एक ला चलो के सिद्धांत के ऊपर आगे बढ़ा रहे हैं। जी हां, वहीं ओबीसी ने भी सेक्युलर फ्रंट का ऐलान कर दिया है। ऐसे में ऊंट अब किस करोड़ बैठेगा ये तो फिर भविष्य में ही बताया जाएगा, लेकिन इतना तो तय है कि इस बार के चुनाव परिणाम बेहद नाटकीय हो सकते हैं। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक यूजर से सवाल का जवाब देते हुए बताया कि क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस से मिलकर बीजेपी को नहीं हरा सकते। जी हां, ये असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट है। दरअसल एक यूजर ने उनसे उनकी पार्टी को वोट देने के बारे में पूछा था, तो उसके जवाब में उन्होंने ये कहा है कि आरजेडी और कांग्रेस से बिहार में बीजेपी को नहीं रोक सकते हैं। उन्होंने कभी भी राज्य की शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली जैसे बुनियादी मुद्दों को नहीं उठाया है। आगे उन्होंने कहा है कि मैं आपके सामने एक विकल्प के रूप में आ रहा हूं। साथ ही हम न सिर्फ बीजेपी को रोकेंगे बल्कि आपके मुद्दों को भी प्रभावी ढंग से उठा सकेंगे। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने 6 पार्टियों संग मिलकर सेक्युलर फ्रंट तैयार किया है। आरएलएसपी सबसे ज्यादा 104 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि दूसरी नंबर पर मायावती बीएसपी है। जी हां, बसपा ने 80 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। एआईएमआईएम 24 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं, तो वही समाजवादी जनता दल 25 सीटों पर चुनावी मैदान में है। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियों की नेता जनता को अपने पाले में करने के लिए एक के बाद एक चुनावी सभाएं कर रहे हैं। इसी क्रम में बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी वैशाली के पातेपुर में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित किया। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मंत्री जी ने कहा कि लालू के माई समीकरण के सामने एनडीए का बाप समीकरण है। जी हां, मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू जी कहते थे हमने माई समीकरण बनाया है, तब एनडीए के लोगों ने कहा कि हम तुम्हारे माई के सामने बाप समीकरण बनाएंगे। बाप का मतलब होता है बैकवर्ड ऑफ फॉरवर्ड। आपको बता दूं कि बिहार की राजनीति में ऐसा माना जाता है कि लालू प्रसाद यादव के 15 साल के शासनकाल के पीछे माई समीकरण ही था। माई मतलब मुस्लिम और यादव, एम से हो गया मुस्लिम, वाई से हो गया यादव, इसको बोलता है माई समीकरण। इन दोनों वर्ग की जनता को आरजेडी का समर्थन माना जाता है। बिहार के सीमांचल में लड़कियों का एक टीम स्थानीय उम्मीदवारों से फॉर्म भरवाकर इस बात का लिखित भरोसा ले रहे हैं कि यदि वे विधानसभा चुनाव में जीतते हैं तो क्षेत्र में फर्जी शादियां और लड़कियों की तस्करी पर रोक लगवाएंगे। अररिया, कटिहार, किशनगंज और पुणे जैसे सीमांचल के जिलों में दुर्गा जत्था की सदस्य बनी कई नाबालिग लड़कियां उम्मीदवारों से संपर्क करके उनसे शपथ पत्र जैसा एक फॉर्म भरवा रही है। फॉर्म में ये भरवा रहे हैं कि यदि वे चुनाव जीतते हैं तो स्थानीय लड़कियों की जिंदगी को तहस नहस कर देने वाली फर्जी शादियों की गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इन लड़कियों के गांव में जब भी कोई उम्मीदवार आता है तो फिर ये उसके सामने अपनी मांगे उनके क्षेत्र से वोट पाने की शर्त के तौर पर पेश कर देती है। बिहार विधानसभा चुनाव में गया जिले के इमामगंज विधानसभा क्षेत्र की लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई है। जी हां, इस क्षेत्र की लड़ाई मुख्यतः 2 दिग्गजों पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदित नारायण चौधरी और
पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी के बीच प्रतिष्ठा बचाने के रूप में देखी जा रही है। इमामगंज की सीट पर बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए ने जहां मांझी को उम्मीदवार बनाया है, वहीं महागठबंधन ने राजद के कद्दावर महादलित नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। जी हां, इधर लोक जनशक्ति पार्टी ने पूर्व विधायक रामस्वरूप पासवान की बहू शोभा देवी को चुनावी मैदान में उतारा है, जिससे मुकाबला दिलचस्प हो गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने औरंगाबाद के गांधी मैदान में आयोजित चुनावी सभा में कुछ अलग अंदाज में दिखे। जी हां, भीड़ से लगातार बात करते रहे, वे लोगों से सवाल पूछते रहे और भीड़ उसका जवाब देती रही। उन्होंने कहा कि लड़े के बाद, जीते के बाद, करे के बाद। इशारों में कहा कि कोई वोट कटवा आए उस पर ध्यान नहीं देना है, एक एक व्यक्ति को 10-10 वोट दिलवाने की व्यवस्था करनी है। उन्होंने कहा कि कोई पकाऊ भाषण देने नहीं आए हैं, हम ठेठ बिहारी हैं। उन्होंने भीड़ से कारखाना लगाने, रोजगार देने आदि के बारे में सवाल पूछा तो भीड़ ने ना कहकर अपनी बात कही है। जी हां, उन्होंने कहा कि सत्ता में आने का एक मौका दीजिए, उम्मीद को पूरा कर देंगे। 10 तारीख को नीतीश कुमार की विदाई तय है। उन्होंने कहा कि एनडीए के 15 वर्षों के शासनकाल में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ी है। जो व्यक्ति 15 सालों में भी रोजगार नहीं दे सका, कारखाना नहीं लगा सका, भ्रष्टाचार नहीं रोक सका, वह अगले 15 सालों में भी कुछ नहीं कर सकता है। अगर यहाँ सुविधा मिलती तो फिर यहाँ के लोग पढ़ने लिखने के लिए, कोटा और मजदूरी करने के लिए मजदूर दूसरे प्रदेशों में नहीं जाते। हमारी सरकार बनेगी तो प्रतियोगिता परीक्षा की सभी फीस माफ की जाएगी। परीक्षा देने जाने वाले अभ्यर्थियों का किराया भी माफ होगा। जीविका, आंगनबाड़ी, विकास मित्र, आशा और अनुबंधन पर कार्यरत अन्य कर्मियों के मानदेय में 4000 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी। बिहार में जारी चुनावी घमासान के बीच विरोधी दलों के नेताओं के साथ ही सहयोगी दल के नेताओं को भी अपने पाले में करने का सिलसिला लगातार जारी है। इसके तहत सीएम नीतीश कुमार ने अपने एक अन्य मार्ग स्थित आवास पर पूर्व विधान पार्षद और भाजपा नेता अनुज कुमार सिंह को जेडीयू की सदस्यता दिलाई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ सिंह और कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी भी मौजूद थे। पूरे देश में शायद ही कोई ऐसा किचन होगा जिसमें हींग का इस्तेमाल नहीं होता होगा। जी हाँ, यहाँ तक कि पेट दर्द जैसी समस्याओं में इसे दवा के तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि हर घर के लिए इतने काम की चीज हींग भारत में उगाई ही नहीं जाती है। जी हाँ, भारत में नहीं उगाई जाती है। अब तक जितनी भी हींग भारत में इस्तेमाल होती थी उसे विदेश से लाया जाता था। जी हाँ, लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला है। अब पहली बार देश में ही हींग उगाई जाएगी। डॉक्टर शेखर मांडे कहते हैं कि हींग उगाने के लिए 2016 से ही रिसर्च किया जा रहा है। हींग सिर्फ लद्दाख और लाहौर स्पीति जैसी ठंड जगहों पर ही पैदा होती है। इसके साथ कुछ और भी भौगोलिक परिस्थितियों का ध्यान रखना होता है। आपको बता दूं कि जिन देशों में हींग की खेती प्रमुख तौर पर होती है वह ईरान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। जी हाँ, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान हींग की खेती के लिए उपयुक्त होता है। औरंगाबाद के भवंडी में चुनावी रैली करने के लिए गए तेजस्वी यादव पर भीड़ में से 2 चप्पल फेंके गए थे। जी हां, जिसमें एक चप्पल तेजस्वी यादव के हाथों पर जाकर लगा था, जिसके बाद अब चप्पल पर सियासत शुरू हो गई है। पप्पू यादव ने कहा है कि यह सब फिशिंग है, तो वहीं जदयू के अशोक चौधरी ने चप्पल फेंके जाने की निंदा की है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव पर सभा में चप्पल फेंके जाने पर कहा है कि जिस तरीके से इन लोगों ने टिकट का बंटवारा किया है, शायद ये उसी का प्रतिष्ठा फल है दिखाई दे रहा है। वहीं पप्पू यादव ने कहा है कि यह सब फिशिंग है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टी वोटरों को साधने में लगे हैं। जी हां, इसी क्रम में पटना में कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसे बदलाव पत्र नाम दिया गया है। इसमें कई तरह के ऐलान किए गए हैं। जी हां, कांग्रेस ने बिहार के किसानों को सत्ता में आने पर मुफ्त बिजली, कर्ज माफ करने का वादा किया गया है। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने कहा है कि पार्टी सत्ता में आने पर किसानों का कर्ज माफ करेगी और बिजली बिल भी माफ करेगी। इसके अलावा किसानों को फसल का सही मूल्य दिलाने के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा है कि पंजाब की तर्ज पर केंद्र की कानून को खारिज किया जाएगा। किसान अगर ट्रैक्टर खरीदते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन मुफ्त किया जाएगा। वहीं कांग्रेस नेता राज बब्बर ने कहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो फिर नौकरी मिलने तक बेरोजगारों को हर महीने 1500 रुपए देगी। उन्होंने कहा है कि नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में 10 लाख नौकरी देने का फैसला लिया जाएगा। जी हां, वही कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा है कि आज शिक्षा के लिए बिहार के छात्र बाहर जाने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा है कि 12वीं कक्षा में 90% से ज्यादा नंबर लाने वाले छात्रों को सरकार स्कूटी देगी। इसके अलावा कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि विधवा महिलाओं को 1000 रुपए का पेंशन दिया जाएगा। साथ ही राज्य सरकार लड़कियों को
को केजी से पीजी तक शिक्षा मुफ्त देगी। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में मेडल लाने वालों को सीधे नौकरी दी जाएगी। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में अब सिर्फ एक हफ्ता ही का समय बच गया है, जहां इस मौके पर पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को घेरने में लगे हुए हैं। जहां एनडीए में शामिल जेडीयू और भाजपा विपक्षी महागठबंधन के लेफ्ट पार्टियों से हाईजैक होने और नीतीश राज से पहले के भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठा रहे हैं, वहीं राजद और कांग्रेस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 15 साल के विकास कार्य के मुद्दे पर घेर रहे हैं। इसी सिलसिले में राजद नेता तेज प्रताप यादव ने नीतीश सरकार को घेरा है। उन्होंने हसनपुर की एक टूटी हुई सड़क की फोटो पोस्ट करके उसे नीतीश कुमार सरकार का कुशासन करार दिया है। तेज प्रताप यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि कुशासन ने बिहार में पोर्टेबल विकास किया है। हसनपुर की सड़क को चाहे तो मुट्ठी में दबाइए और घर तक लेकर जाइए। तेज प्रताप यादव के इस ट्वीट में नीतीश कुमार के विकास पुरुष और कुशासन बाबू की छवि पर निशाना साधा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला हुआ है। कैबिनेट ने 30 लाख सरकारी कर्मचारियों को दिवाली बोनस देने का ऐलान किया है। जी हां, कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे कर्मचारियों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि तुरंत पैसे ट्रांसफर करने का आदेश दे दिया गया है। इससे पहले हफ्ते में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार कर्मचारियों के लिए स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम की शुरुआत करने की घोषणा की है। इसके जरिए कर्मचारी एडवांस में 10,000 रुपए ले सकेंगे। तेजस्वी यादव ने औरंगाबाद के ओबरा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार पर हमला बोला है। जी हां, तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार एक तो नौकरी नहीं दे रहे हैं, जो पहले से नौकरी कर रहे हैं उनको 50 साल की उम्र में रिटायर कर रहे हैं, लेकिन मेरी सरकार बनी तो 10 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। तेजस्वी यादव ने ओबरा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि मेरा एक हेलीकॉप्टर है, लेकिन मोदी और नीतीश जी का 20 गो हेलीकॉप्टर छोड़े हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों से हम अकेले ही भारी पड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम ना तो भाषण सुनाकर पकाना चाहते हैं और न ही ठगाने वाले भाषण देने आए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार चुनाव प्रचार के लिए कल जमुई आए थे। जी हां, इस दौरान मंच से योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो भी भारत के हितैषी हैं वे पीएम मोदी के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। कुछ लोग को कश्मीर से धारा 370 हटाने पर बहुत पीड़ा हुई है। कांग्रेस के राहुल गांधी और ओवैसी को इतनी पीड़ा हुई थी कि वे बार बार इसका विरोध करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी जानते हैं कि भारत के खिलाफ अगर कुछ भी करेंगे तो भारत की सेना घुसकर मारेगी। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में महागठबंधन और एनडीए के बीच रोचक मुकाबला चल रहा है। हालांकि प्रथम चरण के 71 सीटों पर एनडीए आपसी खींचतान, बागी उम्मीदवारों की प्रभावी भूमिका और राजद के बेहतर टिकट वितरण की वजह से फिलहाल महागठबंधन प्रथम चरण में 50 से अधिक सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं और अब एनडीए पूरी तौर पर मोदी की सभा पर निर्भर है। जी हां, अगर सभा की वजह से बागी उम्मीदवारों का समर्थन अपने पार्टी में लौट आते हैं तो फिर मुकाबला बराबरी का हो जाएगा, नहीं तो प्रथम चरण में ही महागठबंधन इतनी बढ़त लेगी कि एनडीए की वापसी बहुत ही मुश्किल होगा। तेजस्वी यादव की सभा में जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, एनडीए तो हैरान है। जी हां, बिहार की राजनीति का नब्ज पकड़ने वाले विशेषज्ञ भी सभा में आने वाले लोगों का उत्साह देखकर तय नहीं कर पा रहे हैं कि इस बार बिहार में क्या होगा। मैंने जो महसूस किया है कि 2015 में जो महागठबंधन बना था उस गठबंधन से नीतीश जरूर बाहर निकल गए हैं, लेकिन गठबंधन के दौरान जो जाति गोलबंदी हुई थी उसमें से वैसी जाति जो नीतीश का आधार वोट रहा है उनमें से अधिकांश जाति नीतीश के साथ एनडीए में नहीं लौटा है। जहां इसकी एक बड़ी वजह गांव स्तर तक व्यापक भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अधिकारियों के काम करने की शैली है, जो नीतीश की योजनाओं को लाभुक तक पहुंचाने नहीं दिया है। और यही वजह है कि एनडीए के सबसे बड़े स्टार प्रचारक नीतीश कुमार की सभा में भी लोग नहीं आ रहे हैं और इस वजह से एनडीए खेमा से जुड़े लोगों का मनोबल लगातार गिरता जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव 23 अक्टूबर को अपनी पहली संयुक्त रैली को संबोधित करेंगे। जी हां, यानी कि एक साथ रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस सूत्रों ने यह जानकारी दी है। महागठबंधन की एकता दिखाने और 28 अक्टूबर को होने वाले पहले चरण के मतदान से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए महागठबंधन के नेताओं द्वारा इस तरह की पहली रैली बिहार में नवादा जिले के हिसुआ में 23 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी।
बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार प्रचार में उतरे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जी हां, और उन्होंने भागलपुर के कहलगांव से सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नागरिकता कानून का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि भारत का विभाजन नहीं होनी चाहिए था। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भारत के टुकड़े हो रहे हैं। उस वक्त हमारी पार्टी ने संकल्प लिया था कि जिस दिन संसद में हमारी पार्टी पूर्ण बहुमत से आएगी, उस दिन उत्पीड़न के शिकार अल्पसंख्यकों को भारत में लाया जाएगा, उन्हें भारत लाकर नागरिकता देंगे। अपने संकल्प को पूरा करने के लिए ही हमने नागरिकता का कानून पास किया है। राजनाथ सिंह ने मोदी सरकार की योजनाओं का बखाना करते हुए कहा कि हमने जो वादा किया था वह सब पूरा किया है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एलजेपी ने विजन डॉक्यूमेंट जारी कर दिया है, जिसमें रोजगार के लिए रोजगार पोर्टल बनाने का वादा किया है। साथ ही जीविका मित्र को वेतन देने का भी वादा किया गया है। विजन डॉक्यूमेंट का नाम बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट रखा गया है। जी बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट लॉन्चिंग के मौके पर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने इस दौरान बिहार के विकास को लेकर कई बातें कही है। उन्होंने इस मौके पर यह भी कहा है कि कैसे बिहार में जातीय समीकरण हावी हो रहा है। जी हां, हावी हुआ है। चिराग पासवान ने लॉन्चिंग के मौके पर कहा है कि मैं बिहार से हूं, बिहारी हूं, परालिका हूं और मैं जानता हूं कि किस तरीके से समस्या किन के बीच में है। हमारा देश विकास के नए नए आयाम गढ़ रहा है, नए पैमाने प्रतिदिन हासिल किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बिहार में आज भी हमारा मापदंड बेहद छोटा है। विकास के मामले में मैं नहीं मानता कि नली गली बनाने से विकास होता है। नली गली तो कब का बन जाना चाहिए था। इन तमाम बातों का समाधान अब तक हो जाना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ है। ठाकुरगंज उत्तर बिहार का आखिरी ब्लॉक है। इसकी एक तरफ नेपाल है और एक तरफ सिलीगुड़ी कॉरिडोर, यानी पश्चिम बंगाल का वह संकरासा गलियारा जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है। जी हां, और जो पूर्वोत्तर राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है। बिहार के अंतिम छोर पर बसे ठाकुरगंज ब्लॉक से बांग्लादेश की दूरी महज 10 किलोमीटर ही रह जाती है। सीमांचल का यह क्षेत्र बिहार के सबसे पिछड़े और अविकसित इलाकों में शामिल है। अररिया से ठाकुरगंज की तरफ बढ़ने पर इसकी बदहाली के दर्जनों उदाहरण देखने को मिल जाते हैं। टूटे हुए पुल, धंसती हुई जमीन, कटकर बह चुके खेत और जल भराव के चलते हजारों एकड़ में बर्बादी होती फसलें यहाँ का आम नजारा है। ठाकुरगंज की तरफ से जाते हुए जिले हाईवे से सीमांचल की ये बदहाली नजर आती है। वह हाईवे अपने आप में जरूर शानदार हैं, लेकिन हाईवे पर लगे ट्रेवल एजेंसी के विज्ञापन ये एहसास भी दिलाते हैं कि इस हाईवे के उद्देश्य सीमांचल की बेहतरी कम और देश की लेबर सप्लाई को सुगम बनाना ज्यादा है। महानगरों में मजदूरी करने के लिए यहाँ के हजारों लोग प्रतिदिन इसी शानदार हाईवे से रवाना होते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का दर्द कोई सुनने वाला नहीं है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।